नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि मैं पार्ट 1, 2 और 3 में टोटल क्वेश्चन बैंक करा दूंगा। और आप लोग यदि बीपीएससी टीआरई और 3 देना चाह रहे हैं, ये 2 है दोस्तों, 2 का बुक है, 3 देना चाह रहे हैं, तो 2 वाला जो वो भी क्वेश्चन बैंक हुआ है, 1 वाला जो भी क्वेश्चन बैंक एग्जाम हुआ है, उस सारे एग्जाम का पेपर मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। मैं उसको कराने जा रहा हूँ और 100% डिस्कशन के साथ होगा, मज़ेदार तरीका से। मैंने इसका पार्ट 1 डाल दिया है, पार्ट 2 देख लीजिए ध्यान से। और जो लोग, एक और सूचना मैं आपको बताऊं कि जो लोग सक्षमता देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का सिलेबस जो भी है, वही सिलेबस आपका रहेगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से प्रश्नों को देख करके एक बार समझ ले कि सिलेबस क्या है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है जान लेना कि प्रश्न क्या पूछेगा, क्योंकि ये जब क्वेश्चन बैंक है तो इससे पता चलेगा कि वह कहाँ तक जा रहा है एग्जामिनर का दिमाग और कहाँ तक वो पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सामान्य अध्ययन का प्रश्न में पूछा था, कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। उसका नाम है फोटो उत्सर्जक सेल, डिजिटल के लिए होता है, तो उत्सर्जक सेल याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा, तो श्रृंखला अभिक्रिय हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दोस्तों 9-10 के लिए पूछा हुआ था, लेकिन हमको क्या करना है, 1 to 5 का मैंने कराया क्वेश्चन बैंक, और 9 to 10 का क्वेश्चन बैंक मैं कराऊंगा, 11 12 का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। तीनों क्वेश्चन बैंक को कर लेना है ताकि पता चले कि बीपीएससी किस हद तक जाता है ना, क्वेश्चन किस हद तक सेट करता है। अगला प्रश्न पूछा था कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो जबरदस्ती अगर पकाना है तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसकी ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है ना, शून्य होती है, सॉरी न्यूनतम नहीं, शून्य होती है। तो जो भी अक्रिय गैस है उसका शून्य होता है। तो उसमें लिखा हुआ था एन हेप्टेन, ऐसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो एन हेप्टेन आपका हो जाएगा। अगला पूछा था कि लिखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है ना। लिखा पानी, इसका नाम ही देखिए अल्टर है, तो लिखा पानी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, यह प्रश्न पूछा था। उसके बाद प्रश्न पूछा कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है, तो ये मधगंगा का मैदान है। ठीक है, 1854 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो भारत और नेपाल के बीच कोसी है, आप सभी को पता है, और भारत का एक शोक नदी के नाम से जाना जाता है। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो बिहार जो आता है दोस्तों, ये प्रश्न तो बिहार का है, तो बिहार आता है उपाद्र संक्रमणकालीन के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न पूछा था, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न पूछा था मैंने दोस्तों कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो बी डी सावरकर साहब 1857 के क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बताया। ये प्रश्न पूछा कि ये कथन किनका है, तो बी डी सावरकर का साहब का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से मज़ेदार तरीका से इसको देख लेना है एक नज़र उठा करके, ताकि सिलेबस का जो है वो आता पता आपको चल जाए। प्रश्न पूछा था कि भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग आंदोलन का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ। तो बिहार और बंगाल में हुआ था। और बिहार में दोस्तों आप सभी को पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर्ज को भी क्या किया गया था, लोग नहीं दिया। अगला प्रश्न पूछा था 1800 नहीं, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। मैंने दोस्तों कोई भी एग्जाम हो बीपीएससी का, एक अंतरिम सरकार का प्रश्न आता है। ठीक है,
तो उस समय में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थितियों को देखने हेतु अनुग्रह किया था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग, है ना, याद रखिएगा, मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। नेशनल कॉलेज बिहार विद्यापीठ शिलान्यास किसने किया था। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा शिलान्यास किया गया। अब इतिहास का प्रश्न क्या पूछा गया था, फिर से देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशियाई से व्यापार का संबंध था। माने जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें कौन सा शहर जो था वह पश्चिमी एशियाई से व्यापार करता था, तो कालीबंगा था। ठीक है, कालीबंगा बोले तो काली चूड़िया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो एक कांस्य धातु का बना हुआ था। किस धातु का बना था, कांस्य धातु का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो कुबरदार बैल के का प्रमाण मिला है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, आप सभी को पता है। कृताजुनियम किसने लिखा था। तो भारवी ने लिखा था। ये तो बहुत हिट प्रश्न है और ये मतलब कि ये अमृत प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, कृताजुनियम। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है। पूर्व माने होता है दुर्ग दोस्तों। पूर्व मतलब क्या, दुर्ग होता था वैदिक काल में। ऋग्वेद में तछन किसे कहते थे। तछन माने होता था बढ़ई। बढ़ई जो लोग थे ना उसको तछन कहते थे। मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। तो तांबा के बने हुआ सिक्का, कोंकण सिक्का होना चाहिए, कोंकण। तो कांकनी या कोंकण बोली ये तांबा के सिक्के होते थे। अगला प्रश्न पूछा था कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। मेरे दोस्तों ये सबसे पहले लिच्छवी एक वंश था, उन्हीं के द्वारा लिच्छवी गणतंत्र बना। और सु सुपुप्सा उनका नाम है। ठीक है, उनके द्वारा किया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। तो कौटिल्य तो आपको पता है विष्णुगुप्त के द्वारा जो लिखा है ना, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, है ना। तो 15 अधिकरण में बांटा गया है उसको। अगला प्रश्न पूछा था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश में बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। तो मलिक जानी को नियुक्त किया था बिहार में प्रथम। बिरसा मुंडा की प्रश्न पूछा था कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ है। तो ये रांची से संबंधित है। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। तो देखिए प्रश्न इससे पता चलता है कि किस हद तक जा रहा है, किस सिलेबस तक जा रहा है, किस बुक में जा रहा है। ठीक है, इसको देख लेना है। टीआरई 1 और 2 को देख लेना है। 3 वाले, टीआरई 3 वाले या जो सक्षमता एग्जाम होने वाले हैं शिक्षकों लोगों का, ठीक है, उन लोगों के लिए बेटर है। ये बेटर साबित होने वाला है। और कतः प्रश्न क्या, मगध की प्रथम राजधानी तो गिरिब्रज थी और उसका नाम राजगीर था। इंडिका पुस्तक जो है लिखने वाला काम जो मेगास्थनीज ने लिखा था, और इसमें जो कहाँ के प्रशासन के बारे में लिखा गया था, पटना के बारे में लिखा गया था इसमें। ठीक है, चलिए मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। तो पूना समझौता का उद्देश्य था कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, चलिए जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। तो जय सिंह के द्वारा किया गया जंतर मंतर का निर्माण। और वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो सारे लोग जानते हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे क्योंकि टीचर लोग सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो स्पेन के द्वारा वित्त पोषित, वित्त मतलब होता है रुपये पैसे से माध्यम से। ठीक है, अगला है कि बोस्टन टी पार्टी के बारे में पूछ दिया एक प्रश्न जो 9-10 लगभग में है ये इतिहास में। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो लगभग आपको लग रहा है कि 9-10 के जो लेवल है
उसी से प्रश्न आ रहे हैं और उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ाई करना होगा, एससीईआरटी लेवल पर पढ़ाई करना होगा। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी के महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उस समय में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो भाई लुई 16वां था, इस सभी को पता है। ये आपको 10 क्लास में पढ़ना है ना दोस्तों, सभी को पता होगा, शायद 10 क्लास में पढ़ना है। चलिए, शायद नहीं, 100%। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार, देखिए ये 10 क्लास में भी पढ़ना है, तो 10 क्लास के सिलेबस को शामिल कर रहा है। जेम्स हार्गुडी साहब हो जाएंगे। और अगला प्रश्न, 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका मतलब कि विश्व भूगोल जो है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, जिसके द्वारा प्रारंभ हुआ था वो मेजेनी था। ठीक है, जर्मनी एकीकरण का वस्तुकार कौन था? जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था, तो बिस्मार्क था जर्मनी का। ठीक है, इटली का गैरीबाल्डी, आप सभी को पता है भाई, ये सब प्रश्न मजेदार प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि ये आपका जो विश्व इतिहास है उससे प्रश्न टच कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी टच करके भी जाना है, तभी पता नहीं कहाँ से वो डालेगा, कोई ठीक नहीं होगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 ईस्वी में अमेरिका में प्रवेश का मुख्य कारण था कि पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिका के बड़े जापानी बमबारी जो हुआ था, उसके लिए उसका मुख्य कारण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था, तब वहाँ का शासक जो था वह कुबलई खान था। कौन था? कुबलई खान। बहुत मजेदार प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्स टाउन जो था वह प्रथम अंग्रेजी बस्ती था। अगला प्रश्न पूछा था कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है टेनिस कोर्ट की शपथ, याद रखना है ना। मजेदार प्रश्न, कभी भी कोई भी जीके जीएस हो वो जीके जीएस ही होता है दोस्तों, और जितना आप याद करते जा रहे हैं वो भंडार बनते जाएगा आपका। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो टर्की के साथ में किया है। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया है। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई है? तो वेस्टफालिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? मैं दोस्तों ऑरलैंड है ना, या कहीं कहीं ऑकलैंड भी बोलता है। ठीक है, तो ऑरलैंडो याद रखना पड़ेगा आपको पेरिस संधि से। वैंकूवर जाने के लिए कामागटामारू एक जहाज था, आप सभी को पता है, जो कनाडा की यात्रा पर निकला था, पर किसने लिया था? तो कामागटामारू जो जहाज था किराए पर किसने लिया? तो गुरदीप सिंह एक व्यक्ति थे, वही लिए थे जहाज, है ना, वैंकूवर जाने के लिए, कनाडा यात्रा के लिए, है ना। शोर कमेटी की स्थापना संबंधित है तो हुसैन रहीम और बलवंत सिंह, है ना। तो शोर, देखिए इसका मैं एक ट्रिक बता दूं। शोर बोले तो हल्ला, और आजकल जो हल्ला होने वाला है और हल्ला जो होता है ये हिंदू मुस्लिम जो भी होते रहता है, आप सभी को पता है, इसके बारे में विवाद जो चलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद होना तो नहीं चाहिए, ये भाई सबसे घटिया बात है। तो आप शोर बोले तो हल्ला, हल्ला क्यों हो रही है आजकल देशों में? तो हिंदू मुस्लिम लोग आपस में मतलब कि लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, मतलब झगड़ा झंझट चलते रहता है ना। तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं शोर कमेटी, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह के मध्य में। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो भाई चौराचौरी कांड को भाई हिमालयी भूल कहा था। ठीक है, चौराचौरी कांड जो हुआ था। चटगांव सशस्त्र हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? तो उनका नाम था प्रीति लता वादेदार, है ना, ये मारी गई थी चटगांव में। सूर्यसेन का जो हुआ था, सूर्यसेन, है ना, पता है ना आप सभी को। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर एक पत्रिका था, वो सबसे पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए भूगोल का प्रश्न कर लेते हैं। भारत में वन संसाधन के ह्रास के प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण था कृषि का विस्तार। ठीक है, वही कृषि का जैसे ही विस्तार होगा वन संसाधन कम होते जाएगा, लोग वनों को काटते जाएंगे और कृषि लगाते जाएंगे, तो ये भी एक हो आपका प्रमुख कारण है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा था सरदार सरोवर बांध किन राज्यों से होकर के कवर करता है। तो सरदार सरोवर भाई गुजरात पकड़ लेता है, राजस्थान थोड़ा सा ऊपर है, और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र पकड़ लेता है। जब महाराष्ट्र है तो भाई मध्य प्रदेश सटा हुआ है उससे, उसको भी पकड़ लेता है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था कि उस प्रथम राज्य का नाम बताए जिसने छत पर वर्षा जल का संग्रह और कानून अनिवार्य कर दिया। मतलब कहाँ का सरकार था जो जो छत जो बनाते हैं लोग उस पर जल संग्रह करवाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तमिलनाडु की बात है, और तमिलनाडु में ये हुआ था जल संग्रह की व्यवस्था सबसे पहले। चलिए प्रश्न तो भाई मैं आपको बताऊं TRE 2 में भी पूछा था, और 2 के अलावा मैं बताऊं ये 1 में भी पूछा था ये प्रश्न, जल संग्रह की बात जो कर रहा है, तो आगे भी शायद, है ना। झारखंड कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादक है। तो कोडरमा तो भाई अभ्रक के लिए है, और ये इतना हीट है कोडरमा मेरे दोस्तों अभ्रक के लिए कि बहुत हीट प्रश्न के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, क्या क्या पूछ लिया है। भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो कपड़ा उद्योग जो है वो एक प्रकार से पूर्ण है, और सबसे ज़्यादा मैं आपको देखूं तो सबसे ज़्यादा लोग जो काम करने जाते हैं बिहारी लोग, वो कपड़ा उद्योग में जाते हैं। मक्का किस तरह का फसल है। तो मक्का तो खरीफ फसल है क्योंकि पानी की आवश्यकता अधिक होती है। चावल भी खरीफ फसल है। गेहूँ आपका रबी है। ठीक है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो गन्ने की फसल जो है लगभग 1 वर्ष की समय लेता है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो भाई चौथे स्थान पर भाई भारत। ठीक है, अगला प्रश्न भाई पूछा था कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम दिया गया था। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ दिया कि कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो भाई कपास उगाने के लिए काली मिट्टी, और इसका एक और नाम है रेगुड़ मिट्टी ना, आप सभी को पता भाई। अगला प्रश्न पूछा कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक अधिक जो वर्षा होती है वो मासिर नाम में होती है। कहाँ होती है, मासिर नाम में। चलिए भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान की बात जैसे ही आता है विनोबा भावे का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ दिया कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। तो अभ्रक। कोई कोई टूथपेस्ट जो होता है ना उसमें चमक होता है ना, तो वो अभ्रक उसमें मिलाया जाता है। कौन सा भारत में एक प्रमुख शक्ति पावर बोले तो पावर प्रदान करने वाला निगम और इसके पास पर्यावरण संबंधित प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है। तो NTPC आप सभी को पता है, ये पावर आपको शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, NTPC विभाग। ठीक है, आगे आते हैं कि क्या पूछा है प्रश्न और क्या आप लोग को पता है या नहीं। तो ये सिलेबस भाई ये एक प्रकार से पता चलता है कि TRE 1 और 2 का सिलेबस क्या है। सक्षमता वाले के लिए बहुत बेटर साबित होगा, BPSC TRE के 3 के लिए बेटर साबित होगा कि भाई क्या पूछ रहा है, किस हद तक जा रहा है एग्जामिनर, कहाँ तक उसका दिमाग जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसे दिमाग लगाना है और आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों के लिए बेटर हो जाएगा। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख कौन से शहर जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज उसका नाम ही है। तो भारत के कौन से जो शहर है जो 4, दिल्ली जोड़ता है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये जो 4 जो हाई सिटी के नाम से जानते हैं इनको, है ना, बड़े बड़े सिटी है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज इसी के अंतर्गत है। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया। तो कंडला। और मेरे दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, सीटेट का एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, तो अगर आपको तैयारियां करनी है BPSC का या शिक्षक बनने का या आगे जो भी प्रशासनिक जो भी एग्ज़ाम हो उसका तैयारियां, तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर आप क्लास को ज्वाइन करें। बस ग्रुप डिस्कस मैं शुरू करने वाला हूँ 4-5 लोगों के द्वारा, तो आप लोग भी इस ग्रुप डिस्कस को देखें और आप लोग अपना तैयारियां को धार दें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिज के लिए निरपेक्ष के मामले में समृद्ध है। तो भाई कोयला के मामले में सबसे अधिक है। ठीक है, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाइना हो जाएगा विश्व की बात की है तो। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। तो 1952 ईस्वी में सबसे पहले, है
है ना। एल्युमिनियम का प्रश्न पूछा था, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइट से। ये 10th क्लास के आपको साइंस का प्रश्न है। मतलब साइंस का जो भी प्रश्न पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूँ अपने आइडिया से, वह 9-10 का ही प्रश्न आएगा, साइंस का प्रश्न अलग से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, गोबी गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो भाई चीन मंगोलिया पता है आपको। सीन नदी तो भाई पेरिस नदी के किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस, ठीक है। विश्व में कच्चे पटसन प्रमुख उत्पादक देश कौन है, पटसन के लिए भाई विश्व में बांग्लादेश सबसे आगे है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा भाई दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। चलिए, दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिणी अमेरिका की बात करें अमेजन नदी, और उत्तरी अमेरिका की बात कर दे तो कौन सा नदी मारेंगे, तो मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्नों को, जो चीज़ बताया जा रहा है उसको याद रखें। अगर कोई मिस्टेक हमसे हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य बताना, उत्तर प्रदेश है भाई। रियो डी जेनेरो में रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, एजेंडा 21 में क्या निहित है, तो उसमें निहित था दोस्तों कि वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक भाई चाइना करता है, और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार आपको डिगबोई असम में है दोस्तों, सबसे पुराना, ठीक है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो चाइना ही है। चाइना सबसे आगे इसलिए है, हर चीज़ यही मिलेगा आपको। और अगला प्रश्न पूछा था कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का प्रश्न है, जो मेरा एक फेवरेट विषय है राजनीति विज्ञान, और बहुत मज़ेदार चीज़ है दोस्तों राजनीति विज्ञान, क्योंकि इसका प्रश्न अगर आप याद करते हैं ना, तो जो याद करते हैं वो टकराता है, ठीक है। बहुत मजेदार प्रश्न होता है, नंबर भी अच्छा उठता है इसमें। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। और अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले को उन घटते क्रम में स्थित क्या है, उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे अधिक निर्वाचन उत्तर प्रदेश में होता है, तब महाराष्ट्र में निर्वाचन है, पश्चिम बंगाल, तब बिहार की बात आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण, ठीक है, निस्तारण किसकी सलाह से करता है, तो राष्ट्रपति करेगा किससे भाई, मंत्रिपरिषद से करेगा ना। चलिए, दल बदल विरोधी, ये 1952 में हुआ था दल बदल 1952, और 85वां संविधान संशोधन हुआ था, पार्टियों में दल बदलने पर रोकथाम के लिए किया गया था, है ना, ये पता होगा आपको, 1985 शायद लगभग में। चलिए, किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है और जनता के लिए है, तो अब्राहम लिंकन साहब बोले हैं। आप लोग 10th क्लास में फिर से आ जाइए, ये प्रश्न 10th का है। शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया और किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 1 अप्रैल 2010 को जो लागू हुआ है। चलिए, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है, तो 42वां संविधान संशोधन, सभी को पता है भाई, बहुत हिट प्रश्न है। भारतीय उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था, 28 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। विश्व के किस देश द्वारा 1948 और 89 में मध्य रंग भेद का अधिकार नीति तरह पालन किया गया, तो दक्षिणी अफ्रीका आपका हो जाएगा। रंग भेद नीति वहां पे अफ्रीका में चला है। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय वाटर दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। याद रखिए, 25 जनवरी जो है वह कल है। आज तो मैं 24 को वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग 25 को देखेंगे, तो 25 जनवरी समझ करके चलते हैं। 25 जनवरी जो अभी अभी चल रहा है, और जनवरी का महीना, तो ये राष्ट्रीय वोटर दिवस, सॉरी जल दिवस मैंने पढ़ लिया, इसको वोटर दिवस के नाम से जाना जाता है, सॉरी। चलिए, मंडल आयोग ने 1980 ईस्वी में 80 ईस्वी की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की है, तो मेरे दोस्तों ये आपको 27% किया है मंडल आयोग ने, ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, ठीक है। चलिए, सिहली को एकमात्र अधिकार भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था, 1956 में हुआ है। किस देश में देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत
सबसे कम है तो चाइना में सबसे कम है सार्वजनिक जगहों पर। समान प्रशासनिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंग के लिए समान वेतन है 1976 में। मैंने समान प्रशासनिक करेंगे तो भाई वेतन भी समान दो। महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी साहब बोले हैं। ठीक है। एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए किसी पार्टी को राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना % सुरक्षित करना होगा? तो अगर आपको राजनीतिक पार्टी बनाना है, आपको है ना, राजकीय पार्टी बनाना है, राज्य पार्टी बनाना है, तो 6% से आपका कम नहीं होना चाहिए वोट। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, एक साथ आने वाले संघ। ठीक है। जब केंद्र और राज्य सरकार किससे शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य, क्या बोला है, जब केंद्र और राज्य से शक्ति लेकर एक स्थानीय सरकार को दे देंगे तो विकेंद्रीकरण कहलाएगा। ठीक है। काली शक्ति बोले तो ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? 1966 ईस्वी में। काली शक्ति याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है भाई। ये तो इतना हिट प्रश्न है, आप लोग जानते होइएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 की बात करते हैं तो मुकदमे एवं कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है। चलिए, 300 के क में क्या है भाई? शिक्षा वाली बात करता है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा था कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति भाई मीरा कुमार, आपको पता है। ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा है किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ? तो 12 अक्टूबर को तो याद रखना ही है, मानवाधिकार आयोग होता है। 1993 भी याद कर लेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति किसकी घोषणा करने का अधिकार है? भाई वित्तीय पात लगा देगा राष्ट्रपति। अर्थशास्त्र का प्रश्न दोस्तों किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, सबसे पहली बात है, तो फिर भी कर लेते इसको। किस देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक तो आय होता है। औसत आय भी किसी नाम से जानी जाती है तो प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जो हुआ था 1952 ईस्वी में, यूएनडीपी बोलते हैं, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अर्थशास्त्र में तृतीय श्रेणी में आता है भाई सेवा उद्योग। ठीक है। जैसे बैंक को आपका सेक्टर जो हुआ है ना, सेवा है ना। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगार को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार गारंटी दी जाती है? तो भाई 100 दिन के लिए। ठीक है, मनरेगा 100 दिन। अगला है कि भारत में बैंक अपनी जमा कितना % धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो 15%। और देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? तो वैश्वीकरण। ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तीव्र आर्थिक एकीकरण की बात करेगा तो वैश्वीकरण बोलेंगे। और भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? 86 में, सबको पता है भाई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, बस लास्ट है, उसके बाद में आपका पार्ट 3 लाऊंगा। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पार्ट 3 में मैं टोटल आपका क्वेश्चन मैं ख़त्म कर दूंगा, जो आपको काफ़ी ज़रूरी है कि भाई प्रश्न क्या पूछता है, बीपीएससी कहाँ हद तक जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें 24 दिसंबर को, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट। नहीं कहते, जब भी कुछ होता है तो कहते हैं कि आरटीआई लगा देंगे क्या? ये प्रश्न तो आप लोग बार बार सुनते होइएगा किसी के मुंह के द्वारा। चलिए, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी सी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है? देखिए, एक छोटा सा कंपनी है, उसका ना पारस फूड है, उसको खरीद लिया है कारगिल फूड्स, है ना। चलिए, पारस कारगिल याद रखना है। 2016 के आंकड़े के अनुसार देश में सबसे बेहतर मानव विकास रिपोर्ट निष्पादन वाला देश आपका श्रीलंका है। बहुत मजेदार, आगे श्रीलंका आगे बढ़ गया। कौन सी वह स्थिति जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो चाहतों का दोहरा संयोग। ठीक है। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय पर सुविधा दे करके विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आर्थिक करने के लिए कदम उठाया है। और औद्योगिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सेज कहलाता है दोस्तों, SEG, है ना, जेड, सेज।
विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं उसको, सेज का फुल फॉर्म होता है। जीडीपी क्या है भाई? तो एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य, इसको याद करना पड़ेगा जीडीपी क्या है। एक विशेष वर्ष के दौरान, ये तो समझ गए। क्या लिखना है? तो अंतिम वर्ष में उत्पादित, अंतिम वर्ष में सामान और सेवाओं का कुल मूल्य, सामान और सेवा याद रखना होगा। भारत में काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल से, और जूट मूंगफली किस तरह की फसल है? तो नकदी है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेगा तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, जो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। और दूसरा जो था वो पीसी महालनोबिस से संबंधित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो उद्योग से संबंधित था। चलिए, एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, सबको पता है भाई। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा के। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया है। और भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो रुद्रम है। और भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया? 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया है। और गरीबी रेखा के निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वोत्तम सर्वेक्षण करता है? तो भाई गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग का काम है ना, मोदी जी का काम है। चलिए, गुलाबी क्रांति की बात करते, झींगा उत्पादन से है, झींगा मछली से। रॉबिनहुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो आय पुनर्वितरण से है। और डेयरी उद्योग की बात करेगा तो प्राथमिक क्षेत्र से है। भारत में संविधान के पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो रूस से पंचवर्षीय योजना लिया गया। और वस्तुओं और आय निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से? देखिए क्या लिखा, आयात और निर्यात कभी भी करते हैं तो एक सीमा से दूसरे सीमा करेंगे, सीमा शुल्क कहेंगे। ठीक है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है? भाई दूसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और कितने बैंक का हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। दोस्तों पार्ट 3 लेकर के, पार्ट 3 अभी बचा हुआ है दोस्तों, पार्ट 3 बचा हुआ है, सॉरी अभी और है, कर लेते हैं। ये क्या है भाई? प्रश्न पूछा था, क्या है प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित समय के लिए, एक सेकेंड दोस्तों, मेरे दोस्तों ध्यान से, क्योंकि भाई साइंस है, साइंस है, घबराना नहीं है। पार्ट 3 लेकर के भी आऊँगा इसका, और ये करना बहुत जरूरी है। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श हो, और इस वक्र को आमतौर पर धारा रेखा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तरल पदार्थ में प्रवाह, लिखा है तरल पदार्थ में प्रवाह वेग, तो धारा प्रवाह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ में समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण का दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश को गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगला कहता है कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थित चालक में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? भाई 0 होता है भाई चालक का वोल्टेज। अगला प्रश्न पूछा था कि परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किसमें उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग में। दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किस सामग्री आवर्त सारणी का समूह क्या है? 5 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए प्रश्न है, कहता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ स्थित होता है? तो चालन बैंड के नीचे। मेरे दोस्तों ये प्रश्न जो है वह 11-12 का प्रश्न इसमें डाला हुआ है। ठीक है। चलिए, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो 40.6%। अगला है कि ZnFe2O4 स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जाता है? तो सह-अवक्षेपण विधि। कौन सा क्रिस्टल ठोस के मूल में दोहरावदार संरचना में इकाई है? तो एकक सेल। परमाणु कक्षाएं क्या है? तो वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है।
और आगे प्रश्न क्या पूछ दिया कि दर समीकरण में जब अभिभावक की सांद्रता 1 होती है तो दर किसके बराबर होता है, तो विशिष्ट दर स्थिरांक के। और दोस्तों मैं आज का जो क्लास है यहीं स्टॉप करूंगा और पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, इसके आगे मैं इसको पार्ट 3 में कंप्लीट कराऊंगा। तो मेरे दोस्तों आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं, तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार घंटी क्लिक कर लीजिए। अब जो क्लास चलेगा वह ग्रुप डिस्कस चलेगा, सभी स्टूडेंट रहेंगे वहाँ, मैं भी रहूँगा और आप लोग मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सारे लोग जवाब देंगे, जो लोग जानते हैं देंगे, नहीं देंगे तो मैं दूंगा। तो इस प्रकार से क्लास चलने वाली है ग्रुप डिस्कशन की, तो आप लोग भी उसमें शामिल ज़रूर हो और अपने दोस्तों को भी इस बात की जानकारी दे शेयर करके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।